वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के अमूमी हालात जो हैं ऑब्वियसली इकनॉमिकली बहुत से लोग समझते हैं कुछ बेहतर हो रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ट्वीट मेरे सामने पड़ा है। उन्होंने कहा कि बरामदात व तरसीलात ज़र बढ़ाकर दरामदात कम करके बैरूनी नाहमवारियों में कमी करके हुकूमती काविशें बावर साबित हो रही हैं। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा $6 अरब से कम है, जबकि रवां बरस जुलाई का खसारा जुलाई 2018 के मुकाबले में 73% यानी $1.5 अरब कम है। यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बता दूं कि ये इस वजह से भी हो रहा है कि बाहर से जो है वो आपकी चीज़ें जो कम हुई, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ बिज़नेस भी नहीं हो रहा। आपने आईडी कार्ड की शर्तें जो लगाई, जो बिज़नेस कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं है, जो छापे पड़ रहे हैं बिजनेसमैनों के ऊपर, जो वो डर के बैठे हुए हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, इसलिए बिज़नेस रुका। बाहर से चीज़ें इसलिए भी नहीं मंगवाई गई, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला आपका जो भी टारगेट आने वाला है 5.5 बिलियन जो आपने टैक्स इकट्ठा करना है लोगों की तादाद बढ़ा के, तो अगर बिज़नेस ही नहीं है तो सर्विसेज से तो आपको ज़्यादा टैक्स मिलने वाला नहीं। तनख्वाहदार तबका तो दे ही रहा है टैक्स, लेकिन वो तो बहुत कम बनता है। तो बजाय इसके कि आपको टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के बिज़नेस नेटवर्क बढ़ाएं ताकि टैक्स का हुजम बढ़े, लेकिन कोई बिज़नेस एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं हो रही, ऑब्वियसली आपकी माशी पॉलिसी की वजह से नहीं हो रही या नैब के डर से नहीं हो रही, तो ये सब कुछ जो है इस वजह से शायद टारगेट पूरा होता नज़र ना आए। और मेरी इस बात को आज वज़ीर कानून ने पूरी तरह जो है एंडोर्स किया व्यूअर्स, और वो इस तरह कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो नैब के कानून में नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी लाया जा रहा है बीच में, कि ब्यूरोक्रेसी पे भी छापे मारे जा रहे हैं, बिजनेसमैनों को भी जेलों में डाला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो हैं वो 48 घंटे से छोटे से कमरों के अंदर जो है वो बैरकों में बंद है। कोई वादा माफ गवाह मुबैना तौर पर बनने के लिए बैठा है वहाँ पर, कोई किसी वजह से बैठा हुआ है। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत की इस पॉलिसी को गलत साबित हुई आज जब वज़ीर कानून ने कहा कि जनाब नैब के अंदर हम तरमीम लेके आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा तरमीम क्या है, आप लोगों की ज़बानी सुन लें, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। फरोग नसीब। नैब क्योंकि मेगा करप्शन के लिए बना है, उसको फोकस इस पे करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम करे। अगर कोई आदमी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, तो एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी या नैब का जुरिस्डिक्शन ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है तो फिर कनेक्टेड अगर वो नहीं है किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से, तो FBI की जो कवानीन है, FIA के कवानीन है, वो उसका तदारुक करेंगे। इसी तरह अब दो लोगों में डिस्प्यूट है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब के पास पहुंच गई। क्यों पहुंच जाए? नैब के कवानीन के तहत जो बेल की पावर है वो ट्रायल कोर्ट को होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि बेल देना या ना देना अब ये ट्रायल कोर्ट की सवाबदीदी इख्तियार है। हमारी थिंकिंग यही है कि प्ली बार्गेन और VR होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी प्ली बार्गेन या VR करे और दोबारा फिर नौकरी पे चढ़ जाए। ले जी, सुन लिया आपने वज़ीर कानून को। मैंने तो एंगल ये दिया ना आपको कि इसकी वजह से चले हुकूमत रियलाइज़ करिए नैब में चेंज लाने की जरूरत है। लेकिन मुझे पता है अभी अपोजिशन ने एंगल ये देना है कि नैब जो है असल इसका चेहरा सामने ला रही है हुकूमत। नैब का नहीं, हुकूमत अपना असल चेहरा दिखा रही है। नैब तो बड़ा अच्छा इदारा है। हुकूमत ये अपना असल चेहरा दिखा रही है कि जिस काम के लिए इसको रखना है नैब को, वो काम करवा रही है इससे, और वो है सियासी इंतकामबाजी, वो है पॉलिटिशियनों की ऐसी तैसी करना, वो है पॉलिटिशियंस के बच्चों को पकड़ना। और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एहतसाब पॉलिटिशियंस का होता है। ये अब अपोजिशन ने कहना है। अब ये आज की अभी आपको सुनवा दूंगा मैं, अपोजिशन बैठी हुई हमारे प्रोग्राम में, वो अगर एग्जैक्टली ये ना कहे तो फिर आप कहिएगा। एक बात। दूसरी बात, इनके लिए भी दो अच्छी खबरें हैं अपोजिशन के लिए, ये मैं इनसे फेस टू फेस बताऊँगा। पहले पैनल्स का तारुफ करा दूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वो उन बचे कुछ MLAs में से रह गए व्यूअर्स, जो ऑब्वियसली अभी नैब की हिरासत में नहीं है या अभी तक मेगा करप्शन केस पकड़े गए। मियाँ साहब बहुत आपको वार्म वेलकम। नायाब हैं आप, कामयाब हैं आप। सदाकत अब्बासी साहब वो शख्स है जिनकी हुकूमत की वजह से ऑब्वियसली आज अपोजिशन को ये दिन देखने पड़े कि पूरी क़यादत जेल में। हमने तो साल पहले बता दिया ये होगा ऐसा। शहरा रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और ऑब्वियसली जिस शहर में ये बैठी हुई हैं वहाँ का कचरा अब तक साफ़ नहीं हुआ, और इसमें ज़रूर इनसे पूछूंगा। एक तो सियासत का कचरा नैब साफ़ कर रही है इमरान खान साहब के साथ मिलके, और अब एक दूसरा कचरा जो है वो किसका साफ़ होगा। नज़ीर लगारी साहब बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली आप पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कराची पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है। तो लगारी साहब चलें, सबको छोड़ के पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये नैब ने जो अमेंडमेंट लेके आई है, जिसके बाद बादी नज़र में तासुर ये भर रहा है कि अब सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं वो, उनके बच्चे, उनसे कनेक्टेड लोग ही नैब का उताब या नैब के एहतसाब का
निशाना बनेंगे। सही पॉलिसी है इससे, ये सही पॉलिसी है, क्योंकि बिजनेसमैन जितना बड़ा भी करप्शन कर ले, जितनी बड़ी भी टैक्स फ्रॉड कर ले, वो अब इसके शिकंजे में नहीं आएगा, क्योंकि हमें बिजनेस चाहिए, चाहे कोई फ्रॉडेंट बिजनेसमैन है या फ्रॉडेंट नहीं है, बट हमें बिजनेस तो चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। लगारी साहब जी, पिछले 72 साल से सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है। और मैंने बहुत दफ़ा कहा है और पहले भी कहता रहा हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, पहला एहतसाब शुरू हुआ था सिंध के लगातार 4 वज़राए आला का एहतसाब किया गया, यके बाद दीगरे 1948 से फारिग किया गया, खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो को, फिर काजी फजुल्ला को, फिर पीर इलाही बख्श को, फिर पीरज़ादा अब्दुस्तार को, और सब पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। और इन बाद में ये कायदे आज़म की टीम के लोग थे और उसके बाद भी इन पर इल्ज़ामात लगे, फिर दोबारा इनको बनाया गया, फिर दोबारा इल्ज़ामात लगे, और ये लगातार सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद एहतसाब का सिलसिला रुका नहीं। फिर जिस शख्स ने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी उसको चोर कहा गया, उसको जो है डाकू कहा गया, उसको गद्दार कहा गया, और जबकि वो असम्बली में थम्बिंग मेजॉरिटी लेकर आया था, उसको 3 महीने भी नहीं, 2 महीने भी नहीं चलने दी उसकी सुरवर्दी की बात कर रहे हैं आप। इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आया। मैं मौलवी AK फजलुल्लाह शेर बंगाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उनको जो है आपने खैन कहा, गद्दार कहा, और उनकी हुकूमत ख़त्म की और उनको ज़िल्लत अमेज़ अंदाज से रखा। फिर आपने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को, जो पाकिस्तान का कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा दिमाग समझे जाते थे, उनके साथ आपने किया कि उनके ऊपर एक आपने इल्ज़ाम लगाया कि आपने फलां को चावल का कोटा दिया। और ये बात इस्कंदर मिर्ज़ा भी उनके लिए लिख कर दे चुके थे और अयूब खान भी लिख कर दे चुके थे, लेकिन वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने ये ऐसा किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एहतसाब शुरू से हो रहा है और सियासतदानों का हो रहा है। सियासतदान हमेशा से टारगेट पर हैं, चूँकि हम एक ऐसी स्टेट हैं जहाँ सियासत को, सियासी अमल को, सियासी लोगों को, सियासी रहनुमाओं को बिल्कुल लगारी साहब ऐसा लेकिन क्यों है? क्या हमारे सियासतदान, चले ये तो आपने जो नाम लिए बहुत बड़े बड़े नाम थे, इवन भुट्टो साहब बहुत बड़ा नाम है, उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं, वो सब समझते हुए पॉलिटिकल जुडिशियल मर्डर था, उन लोगों को छोड़ दें, इवन बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी छोड़ दें, ये तो एक बड़े नाम थे और अब दुनिया से चले गए। जो इस दुनिया में मौजूद है, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आगे जो जिन लोगों ने गवर्नेंस संभाली, इनके ऊपर तो बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं। किसी के गुमनाम अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, उनको पता ही कुछ नहीं है, किसी के ऑफशोर अकाउंट्स में अरबों रुपए की जायदाद से पता ही कुछ नहीं है। तो सर, अगर हम गलत इल्ज़ाम लगा के कुछ सियासतदानों को जेल में बंद किया, वो गलत था, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर जो सही करप्ट सियासतदान है अगर साबित भी हो जाए, उनको भी छोड़ दें, क्योंकि पहले गलत हुआ है? अच्छा, आप करप्शन, मैं फिर अर्ज करता हूँ, करप्शन की राह दिखाई गई, इनको करप्शन के जरिए लाया गया। ये कौन नहीं जानता है कि किसने 1981 में ब्रीफ केस दिया था और ब्रीफ केस के बदले में वजीर खजाना बना था? कौन नहीं जानता है? इस मुल्क में किसको पता नहीं है? आप जाकर किसी बच्चे से पूछें, सिलेबस की किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बच्चा सिलेबस की किताब की तरह जानता है कि किस तरह से ब्रीफ केस के जरिए जो है लोगों को बनाया गया और किस तरह बताया गया। आप टाइम मैगजीन का वो शुमारा भूल जाते हैं कि जिसमें लिखा था कि दुनिया के 100 अमीर तरीन मिलिट्री पर्सन में से 1, 2, 3, 4, 5 सब पाकिस्तान में हैं, और उसके बाद के नंबर्स में भी पाकिस्तान के लोग थे। तो आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे, आप बहुत सी और चीजों को भूल जाएंगे। सर, अब क्या करें? अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें, करप्शन को होने दें। अब हुकूमत और फौज एक पेज पे है अगले 3 साल तक, और करप्शन को नहीं छोड़ना उन्होंने। बिल्कुल ना होने दें जी, नहीं, बिल्कुल ना छोड़ा जाए, बिल्कुल ना छोड़ा। जिसने 1 पैसा पाकिस्तान का खाया, 1 रुपया खाया है, जिसने 100 खाया, 1 लाख खाया, 1 करोड़ खाया, 1 अरब खाया, 1 खरब खाया, उसके पेट में से निकाला जाए। लेकिन ये एक सियासतदान क्यों? सियासतदानों को लें आप नवाज शरीफ को गोली मार दें, आप जरदारी साहब को फांसी में चढ़ा दें, आप करा लें, जो कुछ करना है कर लें, लेकिन सिर्फ ये क्यों भाई? बहुत लोग हैं, ठीक, बहुत ऐसे लोग थे जिनके न्यू जर्सी में 5000 मुलाजमीन काम करते स्टेट में, यहाँ तो सरकारी नौकर थे। अब भी आपके सरकारी नौकर जो है वो दुनिया भर की शहरियतें लेकर, आप जिनसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आपकी दुनिया भर की शहरियत लेकर अपना लूटा हुआ माल। सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, वो नजर नहीं आता। सदाकत अब्बासी साहब, आपने नज़ीर लगारी साहब की बात सुनी, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो कह रहे हैं जी सियासतदानों का। मुझे लग रहा है कि अभी आपका दिन चल रहा है, आपका दौर चल रहा है। ये ब्रीफ केस का जो रेफरेंस इन्होंने दिया, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब
पंजाब के पहले वजीर ख़जाना भी रहे, उसके बाद वो पंजाब के CM भी रहे ज़ियाउल हक साहब के दौर में। उन पे मैसिव करप्शन के चार्जेस जरदारी साहब पे उन्होंने ही लगाए मैसिव करप्शन चार्जेस। तो अब आप हुकूमत में अभी आपकी किस्मत अच्छी चल रही है, कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कल आप भी नैब के शिकंजे में हो, तो इस नैब को ज़रा देखें कि ये नैब सिर्फ सियासतदानों के लिए पॉलिटिकल विक्टिम का वो ना बन जाए। एरिना, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि पहली बात जो आपने अपने बदाइये में कही कि वज़ीर आज़म के आपने ट्वीट का जिक्र किया कि पाकिस्तान का अल्लाह के फजल से पिछले साल का करंट अकाउंट का खसारा 6 अरब से कम हो गया। तो 6 अरब का मतलब है कि तकरीबन आपके कोई 900 अरब रुपया उधर बच गया, और इस दफ़ा का जो इस मंथ का खसारा है वो 73% कम हो गया। तो अल्लाह के फजल से नवाज़ शरीफ हुकूमत ने और नून लीग की हुकूमत ने जिस मुसीबत में इस मुल्क को डाला था कर्ज़ों की और खसारों की, उससे निकलना शुरू हो गया है। और लेकिन मेरे साथ ये भी कहा था कि बाहर से बिजनेस नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुआ, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो छुपी हुई है, ढकी हुई है, डरी हुई है। इस वजह से भी हमें ओवरऑल नुकसान हुआ अरबों रुपए का कि बिजनेस नेटवर्क हमारा चल ही नहीं रहा, टैक्स आपको मिलना ही कोई नहीं, टैक्स है ही नहीं। जी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल टैक्स भी बढ़ा है, 5,500 अरब का टारगेट रखा हुआ है। और जो आपका सबसे बड़ा जुल्म था इस मईशत के साथ, जो शाहिद खाकान अब्बासी आखिरी साल 20 अरब डॉलर का खसारा, और नवाज शरीफ की हुकूमत हर साल बढ़ता हुआ खसारा देके गई। मैं आपको बताऊं कि 20 अरब डॉलर के खसारे का मतलब क्या है कि इसको अगर 1,500 से मल्टीप्लाई करें तो खाली शाहिद खाकान का 3,000 अरब। मुझे एक सवाल का जवाब दिया, खाकान अब्बासी को छोड़े, आप वो ये जाने और वो जाने, नैब जाने, वो तो आपका मामला नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दें, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आप मेरी बात तो सुने ना सर, आप सदाकत साहब मेरी बात तो सुने। 5 बिलियन आप किस तरह इकट्ठा करेंगे टैक्स, जबकि बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में नील हुई हुई, नीचे हुई हुई है, किस तरह इकट्ठी करेंगे? कोई बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी 5500 बिलियन, सॉरी 5500 बिलियन डिक्लाइन हुई है। हम ये मुश्किल जी 5,500 अरब का हमने टारगेट लिया हुआ है। और इमरान खान मशहूर हैं मुश्किल काम करने वाले। आप देखें कि ये नवाज शरीफ, जरदारी, मुशर्रफ, ज़ियाउल हक से लेके पूरे पाकिस्तान के 70-72 सालों में सिर्फ टैक्स पेयर 14 लाख थे। हमने एक मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेस एक्टिविटी आपके मुल्क की जो है वो लोएस्ट नीचे गई है। आप मेरी बात सुने ना यार, आप आवाम की बात सुने, उनका सवाल सुने ना। 5,500 अरब रुपया आप किस तरह इकट्ठा करेंगे? बिजनेस मुझे बताएं तो सही ना, किस तरह इकट्ठा? आपके रज़ाक दाऊद साहब रो रहे हैं बैठ के, तभी तो आपने चेंज किया, नैब का लॉ चेंज करने जा रहे हैं, आपके बिजनेस वालों को हाथ नहीं डालेंगे। अब रियलाइज हुआ है आपको, अब रियलाइज हुआ साल बाद। नैब ना देखे नैब का कानून का ठीक होना ज़रूरी है, उसमें सुकम होने ज़रूरी हैं। ये अरबों खरबों के जो लूट मार करके आज रोते फिर रहे हैं कि जी हमारे साथ विक्टिमाइज हो रहा है, हम विक्टिमाइज हो रहे हैं। इनको ज़मानतें दें, इनको बाहर लेकर आएँ और इनसे प्ली बार्गेन करके इनसे अरबों खरबों इकट्ठे करें। और मैं भी आज डर गया हूँ देख के कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब करप्शन के मामले में वो नहीं बचे तो कल मैं भी करप्शन ना करूं। एक ऑफिसर भी डर गया, एक सियासतदान भी डर गया। कौम शुक्रिया अदा करे इमरान खान का, माजी में कभी भाई बात बताऊं, ये झूठ है। एक ऑनेस्ट आदमी, मेरी बात सुन लेना यार, नवाज शरीफ डील करके साहब एक बात तो सुन ले, डील करके वापस आ गए, मेरी एक बात तो सुन ले, पहली दफा एहतसाब हो रहा है जनाब यार, एक बात तो सुन ले मेरे दोस्त। जी जी जी, एक ऑनेस्ट आदमी, एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, एक ऑनेस्ट जनरल, एक ऑनेस्ट जज, उसको जरूरत नहीं है इमरान खान साहब के डराने की। वो ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, ये क्या बात हुई? और आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो आपको तो वैसे ही सदाकत और अमानत के ऊपर पूरा होना चाहिए ना। आपको पहले ही ऑनेस्ट होकर आना चाहिए कि इमरान खान ने आपको थोड़ी दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने कोई। आप इस अभी आपकी ट्रेनिंग क्या हुई? आज तक की ट्रेनिंग ऑनेस्टी पे ही है ना। इतना अपने आप को क्यों नीचे गिरा रहे हैं भाई लीडर की आइडियल वर्शिप के लिए भाईजान? अगर कामरान शाहिद और सदाकत अली अब्बासी को करप्शन करने के बारे में सोचें तो इनको नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं भाई नहीं, क्यों सोचें? मेरी बात सुने, आप देख के नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो लोग अच्छे नहीं होते। सदाकत भाई मेरी बात सुने, हमें तो घर से ट्रेनिंग मिली है कि करप्शन नहीं करनी। मुझे इमरान खान साहब को देख के अभी मैं आपकी गवर्नमेंट की डिस्पैरिटीज दिखानी शुरू। मेरी बात सुने, नहीं आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप आर्गुमेंट गलत ले रहे हैं ना। छोटे छोटे नवाज शरीफ पल रहे हैं, छोटे यार, आप तो ऐसे कह रहे हैं साहब पल रहे हैं, साहब और जरदारी साहब पल रहे हैं। उन पे उनका डर बड़े नवाज शरीफ और बड़े भाई बात ये है, आप लोगों ने तो छोटे अब नहीं पैदा होंगे। सदाकत भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ भी गया और मैंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जो मैंने आपको तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए अपने। भाई बात ये है मियाँ साहब और शैला रज़ा साहिब, आप दोनों को कह रहा हूँ, आप लोगों की वजह से हम जैसे ऑनेस्ट लोगों को भी कहा सुनना पड़ता है।
कि जब तक उन्होंने जरदारी साहब को जेल में नहीं डाला करप्शन चार्ज में, जब तक के नवाज शरीफ साहब का डर पैदा नहीं हुआ, तब तक पूरी दुनिया हम समेत जो है वो अब करप्शन की तरफ हम सोच भी नहीं सकते। आप लोग हमारे लिए एक वर्स रोल मॉडल है। छोटे छोटे सांप जैसे होते वह छोटे छोटे जरदारी, छोटे नवाज शरीफ अब नहीं पलेंगे। कहने का मतलब ये सांप का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ नहीं किया, मतलब यही था उनका। मेरी गुजारिश सुन लें कि बड़े सांपों ने और छोटे सांप जो पल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए, इन्होंने दुनिया में सफारतकारी के लिए क्या रोल अदा किया, ये सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान जानता है। अब मैं एक बात ज़रूर करूँगा जो लगारी साहब ने की है। बात यह है कि मोहतरमा फ़ातिमा जनाह से काम शुरू हुआ और उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा गया, उनके गले का हार बना दिया गया उस खातून का जिस खातून ने अपने भाई के साथ पाकिस्तान बनाने में एक अहम रोल अदा किया। नवाज शरीफ साहब कैसे क्या ताल्लुक है? मेरा सवाल मैं ये वही है। वो तो उधर आ रहा गलत केस था, हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि किसी ने पूछा उस वक्त कि आप आइन तोड़ के, कानून तोड़ के आप काबज हो और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हो। मार्शल मुल्क में लगाओ, किसी की जरूरत है पूछने की? अयूब खान से पूछने की जरूरत है किसी की? मेरी अर्ज तो सुन लेना। मैं आपको साथ सही कहता हूं, लोगों को गलत वाला गाइड जरूरत है किसी की? मैं वही तो आज या मार्शल आज क्या जरूरत है? आज जरूरत है किस चीज की? आज ये बात करने की। आप दयानतदारी से बताएं कि आप में हिम्मत है सब कुछ कहने की जो आप देख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं नहीं कह रहे भाई, नहीं कह रहे। और एक लगाए उसके खिलाफ इनको चुप करें यार, ये फिजूल आदमी। चले आप फिर मार्शल का वेट करें। अच्छा दूसरा मैं मार्शल आएगा फिर आपकी बहादुरी देखेंगे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ, ओ भाई चुप कर यार। अच्छा चलें जी चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें फातिमा जनाह से आप शुरू हुए, साहब आ रहा हूँ अभी आपकी तरफ, आप उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो का आपने जिक्र किया। अगर उन पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा तो उनको फांसी क्यों चढ़ाया गया भाई? वो सबके इल्म में नहीं है, क्यों फांसी चढ़ाया गया? अगर वो एटम की बुनियाद ना रखते, न्यूक्लियर पावर की बुनियाद ना रखते तो कभी जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी ना होती। और आप साथ ना मिलते, ज़ियाउल हक के तो गले की मसीला मिलती। मैं साथ पूरी स्टोरी अच्छा आज फिर जो आज मिल रहे हैं उनका भी जिक्र करेंगे आप। मैं ये अर्ज करता हूं, मार्शल नहीं है, ना मार्शल से बदतरीन दौर है, ये बदतरीन दौर है। कैसे साबित करें? मैं साबित करता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैंने ज़ियाउल हक का मार्शल देखा, मैंने परवेज मुशर्रफ का मार्शल काटा। मैं ये कहता हूं कि इतनी बदतरीन इंतकाम उस वक्त भी नहीं लिया जा रहा था जितना ये ले रहा है इमरान खान। और ये खुदा गवाह है, अदारों को ये कहता है कि हर हाल में उसको आप सदारती अवार्ड देंगे जो अपोजिशन के किसी बंदे को अंदर करने में मेरी मदद करेगा। ओ खुदा का खौफ करो, हम इंडियन हैं, हमने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया है। मुझे कोई ये तो बता दे कि आज पाकिस्तान के जितने अदारे हैं वो जो कहता है उसी तरह हो रहा है। आप ये देखें तो आप है ना, आप बेसिकली आपकी हरकतें बताऊं मैं आपको जो गद्दारी के जिम्मे में आती हैं। मेरी हरकतें वहां कश्मीर में आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी की हरकतें, आपकी लीडरशिप, आपने वहां वो कश्मीर में जुल्म करा, मोदी आपने शादियों में बुलाया, आपने उनकी वालदा को साड़ी दी, आपने फौज को मिलान के लिए डॉनलिक्स, आप तो है ही गद्दार। हाँ मैं तो गद्दारों से बात कर रहा हूं। अब गद्दारी मैं गद्दार हूं, अब मैं गद्दार बोलने लगा हूं। हाँ जी, मैं गद्दार हूं इसलिए कि मेरे दौर में पाकिस्तान के अंदर और इंडिया को ये जुर्रत ना हो सकी कि वो जो उनको आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था मकबूजा कश्मीर के लोगों वो कोई रोक नहीं सकता था। मोदी पागल हुआ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा वो पागल है तो मुझे ये बताएं कि मक्का डिक्लेरेशन में ये जो इस्लामी उम्मा का हीरो बनने जा रहा था, जिसको इसके वज़रा कहते हैं कि ये इस्लामी उम्मा का हीरो है, कामरान शाहिद साहब, ये तो बता दें कि मक्का डिक्लेरेशन में फिर आपकी मजबूत और सबसे सेफ विकेट पे तो आप उसमें शामिल आखिरी बात आपसे ये बड़ी बात वो शहबाज शरीफ की करोड़ों की टीटीज़ों को जवाब देना पड़ेगा और ऑफशोर कंपनीज की वजह से नवाज शरीफ साहब अब आ जाए एक जवाब आपके पास, क्योंकि मैं गद्दार वो तो अब मैं फिर बात मुझे पूरी करने दें। शायद किस वक्त मुझे आप फांसी पे लटका दें, मगर उससे पहले आर्टिकल 6 लगाएंगे आप आराम से, आपको पानी पिलाएंगे, इस तरह नहीं। ये मुझे बताएं कि नवाज शरीफ पर आप गद्दारी के इल्जाम लगाते रहे
मुझे ये बताएं, बेनजीर भुट्टो पर करप्शन के, गद्दारी के इल्जामात लगते रहे, मुझे ये आप लगाते रहे? ये आप लगाते रहे? हम लोग भी इस्तेमाल हुए, हम लोग अच्छा, अब आप इस्तेमाल हो गए? यस, इस्तेमाल हुए। अच्छा। पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई, यार, आप मुस्लिम लीग रोटी को इस्तेमाल चोची हुई। कहते थे। और एक सेकंड, चावलों की जगह यार एक सेकंड, जी, मैं साथ-साथ गलतियों को एतराफ करते हैं, अच्छा, मगर गुनाह है, बेनजीर गुनाह को आपने साथ जलील गुनाह किया। है, हाँ, गुनाह है। तो भुगते हैं आप गुनाह मैं- किसी का? अब आ जाए, जेलों में भुगते अब आ हैं। जाए, आने वाली कामरान इनसे नस्लों के पूछना लिए, चाहते हैं, ज़रदारी साहब आने तरफ वाली नहीं। नस्लों के लिए सुधाकर ऐसा भाई, मैं पूछ ही रहा हूं इनसे, और क्या मार दूं, जान से मार दूं इस शो में, कत्ल कर दूं इनका यार, सांस तो लेने दे उनको भाई, जेलों में डाल दिया आपने उनको। आने वाली नस्लों के लिए ऐसा गुनाह छोड़ के नहीं जाना चाहते। अच्छा। आने वाली नस्लों के लिए मियां साहब एक बड़े ऐसा- तो रिफॉर्मर हो गए हो, Yes, आने वाली विजनरी। नस्लों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान देकर जाना चाहते ठीक है। हैं जो थर्ड अंपायर की तरफ ना देखे। शैला आने साहिबा। वाली नस्लों के लिए ऐसी मुईशत देकर जाना चाहते हैं अभी तो जो आपके इस हाथ तरह में से मेरी बात बेड़ा गर्क ना सुने। करें। बात ये आने है कि वाली गाड़ी, नस्लों के लिए मेरी एक बात सेकंड, सुने। आखिर- गाड़ी चला रहे हैं इमरान खान साहब चला रहे हैं, ये- और आप दूर से कहीं जा रहे हैं, मैं तो ड्राइविंग इस तरह करता, जिसकी मैं तो इस गाड़ी तरह चला रहा करता, था ना, कोई नहीं। जिसकी गाड़ी चला रहा था वो मोदी को क्या देने जा रहा है अवार्ड? उसके आगे वो मोदी भी क्यों देख खड़ा लें। हुआ था? वो भी देख लें। मोदी यूं खड़ा हुआ था 40 बिलियन लेने के लिए, यूं। अब भिखारियों की तरह खड़ा हुआ था। एक से मुझे ये बताएं क्राउन प्रिंस के कि आगे। एक बार ये जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत संभलने जा रही है। और भाई जी। बात ये है कि बड़ी सनतों की तरक्की की रफ्तार जो थी वो 37% थी हमारे ठीक है। दौर में, आज वही 10% रह गई। ओ भाई, आ ग्रोथ जाएगी रेट हमारा 40 पे। 5.8 था, जाएगी। आज ग्रोथ रेट 2.5 पर आ गया। और अगर 1 पॉइंट कम हो आपकी जाए ही करनी तो है। 15 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मुझे 50 यकीन लाख करें, लोग मुझे इन्होंने इतना तरस एक आने की, साल में मैं बेरोजगार कर दिए। मैं आपकी हालत में तरस आने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे पीटीआई याद आई थी जो बातें बताती है आपके मुताबिक, मुझे फिर गुस्सा आता है आप लोगों पे। भाई आपको गुस्सा आना चाहिए, मैं- मगर पाकिस्तान पर गुस्सा तो ना निकाले। हाँ, नहीं तो कौम पर पाकिस्तान- तो ना निकाले। पाकिस्तान- बेड़ा गर्क कर दिया, 50 लोग बेरोजगार खुश कर है दिया आपने पाकिस्तान, एक साल के जनाब, अंदर। पाकिस्तान खुश है, सब एक पेज पे, हम भी कैसा- एक पेज पे हैं। भाई और बताएं। अच्छा, जो करना कर ले हमारा। ये एज एक देखी पेज जाएगी। पे जो है वो तो नजर आना शुरू हो गया है। जी, वो तो तो नजर हम आ इस रहा है। मुल्क के साथ एक पेज पे हैं और आप भी आ जाए। मैं- ये कचरे शचरे निकाल दें सारे, भी आते हो कराची कचरे पे। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की खातर जी। लटक जाएंगे, बस लटके मगर फिर आप। ऐसी फांसी लेंगे, इन जैसों को कबूल नहीं करेंगे। सदाकत भाई, इन पे तो आर्टिकल 6 लगाए रहे, इन्होंने मेरा नाक पे दम किया हुआ है मियां साहब ने, इनको तो बहुत ही हक याद आ गया इन्होंने बिला बस वजह जो है तो ला ही का। दे। शैला रजा साहिबा, एक सिर्फ इनसे पूछ Your- लें कि एक सिर्फ पूछ लें कि जरदारी साहब करप्ट है या नहीं है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं। मियां साहब का बड़ा डिक्लेयर, ये जब वोट दिया था सेनेट में उस वक्त पूछना था। शैला साहिबा आप ही जवाब देते हैं। अब तो लूथा जो है दुबई का, वो भी आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। आप लोगों के हालात तो बड़े खराब चल रहे हैं जी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आसिफ अली जरदारी पे 11.5 साल भी साबित करने वाले नहीं साबित कर सके। और ये भी नहीं, मुझे ये नहीं मालूम कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने क्या नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये तारीख है कि 2 न्याजी पाकिस्तान को डिबो गए, एक जनरल न्याजी और एक ये न्याजी, इसने तो कश्मीर भी डिबो दिया। अब आप ये बोलेंगे तो मैं इससे ज़्यादा बुरा बोलूँगी। और मैं दूसरी बात ये करना चाहती हूँ कि सरकारी इदारों के नुकसानात 44 अरब से बढ़कर 191 रुपए हो गए। थोड़े दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। इनको समझ नहीं आया था, क्योंकि ये तो वो है ना कि जो चिड़ियाघर में गए तो जानवर हंस रहे थे, पता चला कि सारे जानवर जो थे वो खामोश खड़े थे, गधा हंस रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कल यहाँ एक लतीफ़ा सुनाया गया था। तो इनको समझ नहीं आ रही हैं ये बातें, इनको समझ नहीं आ रही हैं ये बातें। और आज ये कैबिनेट में, कल इनके यहाँ कैबिनेट हुई जिसमें इन्होंने ये बात की और इनको ये समझ आया कि भाई इस तरह नहीं होता। हम इनको बता रहे थे कि ये हिसाब किताब बंद करें, ये जो आपके ताजिर हैं ये काम करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा था। और अवाम पे आप जो है इस वक्त आपने 1300 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया और 125 अरब रुपए की तरक्याती बजट में कटौती कर दी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया, हमने यहाँ के फ़ायदा उठा लिया। 16 अरब का आपका कर्जा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बार बार कर रही हूँ और रोज़ाना करती रहूँगी कि 4 माह में 4 खरब के मुल्की कर्जे, 1 साल में बैरूनी कर्जों में 42% इजाफा, शरह सूद 15% और ज़र मुबादला 14%। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, कमी, आप अप्रिशिएट तो करें कि अब सिर्फ सियासतदानों का इंतखाब होगा, नैब में बिजनेसमैन छूट गए, ब्यूरोक्रेट बच गए। देखिए
देखिए एक मिनट आप कह रहे हैं ना कि सियासतदान का एहतसाब होगा, तो सियासतदानों ही के खून से सबके हाथ रंगे हुए, सियासतदानों के हाथ रंगे हुए नहीं है। सियासतदान खड़े हुए हैं अदालतों के सामने, सियासतदान इदारों की इज्जत के लिए माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए। जब बीबी साहिबा जिंदा थी तो ये मोहसिन कुश जो लोग हैं जो आज कहते हैं बीबी साहिबा अच्छी और ये वो, उनको भी जो है वो करप्शन के चार्जेस आपने लगाए थे। मुझे कोई सिर्फ ये बता दे कि 4 असेंबलियां, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली, ये मिला के 1500 लोग भी नहीं होते। राइट अच्छा शहरा साहिबा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है ना मैं आपसे एक मिनट, एक जुमला जी कामरान साहब, जी जितनी जमहूरी हुकूमतों की मुद्दत है ना, उससे ज्यादा मुद्दत जियाउल हक की थी और परवेज मुशर्रफ की थी, और ये सारे कोई जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा चैंपियन था, कोई जो है वो दरमियान पसंद मयाना रवि वाला का कलर लगा के आ गया था, लेकिन हिमायत सबकी हासिल थी इन जैसे लोगों की, इमरान साहब की भी थी। क्यों मुल्क आगे नहीं बढ़ा? उन सारे अदवार में क्यों मुल्क पीछे गया? अच्छा जी, ये आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रही हैं सियासतदानों के साथ बुरी होती है, सियासतदानों के खून से ये मुल्क की सियासत और ज़मीन सजी हुई है। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाह रहा था शहला साहिबा, फॉर द व्यूअर्स रिकॉर्ड। अभी आप ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के सुधारित थी, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये आज के नहीं है, ये 2017 के 2017 में सरकारी इदारों के नुकसानात और मुनाफे की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर दूं लोगों के लिए, जरा व्यूअर्स से बताना चाह रहा हूं मैं, जिसके मुताबिक सरकारी इदारों के नुकसानात 2016-17 में बढ़कर 191 अरब रुपए हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-2016 में इन इदारों के नुकसान 44 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि रियासत के मलकियती इदारे 2014-2015 तक 52 अरब रुपए मुनाफे में थे। ये पुरानी रिपोर्ट है, थोड़ी आई थिंक आपको थोड़ा सा इसमें वो लगा। दूसरी बात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सही बातें कही शहला साहिबा ने, मैं उनमें से आधी बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन ये 11.5 साल जो उन्होंने जरदारी साहब के जेल में डाले और बाकी उन्होंने भुगते और उनमें करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, तो अगर कैमरा दिखा दें, ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम लगाए थे, इन्होंने उन करप्शन चार्जेस में अंदर किया था। इसमें इसका ना फौज से कोई ताल्लुक है, ना नैब से कोई ताल्लुक है, ना इमरान खान से कोई ताल्लुक है। तो ये अभी तक तो जब तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं हुआ, ये एक दूसरे के दस्ते गिरेबान थे। तो इस हिस्ट्री पे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को बात ही नहीं करनी चाहिए। आज पर आए और पाकिस्तान की फ्यूचर की बात करें, उस पर मैं आपसे बात करूँगा एक ब्रेक के बाद। नहीं जी व्यूअर्स, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ईरान को तशवीश है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी है। लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सालसी की जो बात कर रहे हैं, तो बड़ी हैरानकुन बात है कि चले पहले तो ये था कि कश्मीर का स्टेटस चेंज नहीं किया हुआ था मकबूजा कश्मीर का हिंदुस्तान ने, तो हम जब सालसी की बात कर रहे थे तो हम उस कश्मीर की बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन अब अगर वो सालसी की पेशकश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या लिया जाए? इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि जनाब ये स्टेटस चेंज हो गया, अब आप इस पर बात कर लें, अब इसको इस तरह रखना है उस तरह रखना। सदाकत साहब, बल्कि उससे पहले लगारी साहब, सॉरी लेफ्ट आउट हो गए, लगारी साहब, आपके ख्याल में कश्मीर के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ कर सकते हैं? और ऑब्वियसली अभी हमारी आर्मी और हमारे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जो एक पेज पर है, क्योंकि कश्मीर से लेकर जुड़े सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये डेवलपमेंट भी हुई और हमारे आर्मी चीफ जो है वो लीड करेंगे सारी सूरत हाल को, तो हमारे लिए अभी तक कितना बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए क्या ऑप्शन है आपके नज़दीक सर? एक तो ये कि ये बड़ा चैलेंज है और पूरे खित्ते के अमन के लिए बड़ा चैलेंज है, और हमने 72 साल तक और उससे पहले कश्मीर की तारीख जो है वो पाकिस्तान की तहरीक से भी पहले, यानी 1933 में ये शहादाए कश्मीर का इशू शुरू होता है और उसके बाद पाकिस्तान की करारदाद 1940 में आती है। लेकिन सर, लेकिन आज की जरा बताएं मुझे, आज की सूरत हाल में ये गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? अमेरिका अगर सालसी जो है आज की सूरत जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो ये कि कुछ पेपर तैयार हुए थे, कुछ फैसले पर पहुँच गए थे, परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह एक फैसले पर पहुँच गए थे, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी उस बड़ी हद तक काम कर गई थी। और लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि जिन्होंने ना चाहा था, जिन्होंने जो नहीं चाहते थे कि ये सूरत हाल ऐसी हो और पाकिस्तान और भारत किसी एक समझौते पर पहुँचें, तो उन्होंने उसको उस सूरत हाल को ऐसा बना दिया था कि फिर वो सर मौजूदा गवर्नमेंट का बताएं लगारी साहब, ये किस तरह अमेरिका को यूज़ कर सकते हैं कि हिंदुस्तान वापस चला जाए स्टेटस को पे 370 को लेकर? कर सकते हैं कि नहीं? अमेरिका कुछ कर सकता है कि नहीं? इमरान खान साहब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज़ माई क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इसकी तरफ जाना चाहिए और दोनों जा सकते हैं। अमेरिका भी जा सकता है और इमरान खान और हमारी
जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इस तरह पेश ठीक कर है। सकते हैं। और लेकिन क्या इस बात को मोदी मानता है या नहीं मानता है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बहरहाल इस मसले को सेटल डाउन सर ये आपका पॉइंट आ गया, इस खित्ते का बिल्कुल आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। आपने बिल्कुल सही मोदी मानता है कि नहीं मानता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सदाकत भाई ये बता दीजिए मुझे सिर्फ कि मोदी इनके ज़माने में, नून लीग के ज़माने में तो खुद चल के आ गया पाकिस्तान। इनके ज़माने में नवाज शरीफ साहब को बुलाया उसने अपनी हलबरदारी में। इनके ज़माने में बकौल इनके उसकी जुर्रत नहीं थी 370 आर्टिकल को दूर से भी देखता। आप लोगों ने अजीब काम कर दिया, इसलिए वो मुशाहिदुल्लाह साहब उस दिन खड़े होकर सेनेट में कह रहे थे कि अगर किसी को कश्मीर का नुस्खा चाहिए तो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब के पास जाए या जरदारी साहब के पास जाए, वो आपको विजन देंगे। विजन तो विजन लेने के लिए चले जाए इनसे, भाई मुल्क की खातिर क्या हो गया है। कामरान, अल्लाह का फ़ज़ल है, आज का जो पाकिस्तान का जो लीडर है उसकी दुनिया बात सुनती है। और वो कश्मीर जिसको इंडिया अपना अंदरूनी मामला या बाहमी बायलैटरल इशू समझता था, आज वो इंटरनेशनल इशू बन गया है। और अमेरिका जैसा ताकतवर प्रेसिडेंट जो है वो पिछले 2 हफ्ते में 4 दफ़ा इंटरनेशनली कश्मीर की बात करता है। हमने वो देखा जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर के नाम पे मौलाना फजलुर रहमान को 20 साल कमेटी का चेयरमैन बनाया और लस्सियाँ उड़ाते रहे और ये बाहर वफद बेचे थे जिनको कश्मीर का पता नहीं होता था। ये वो मोदी वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता था और ये उसको अपने घर बुला के लड्डू खिलाते थे और पगड़ियाँ पहनाते थे। इन्होंने बात की मक्का डिक्लेरेशन की, ऊफा में नवाज शरीफ को जुर्रत नहीं हुई, कश्मीर का नाम निकाल दिया। और जब ये आप कह रहे हैं कि उनके ओथ टेकिंग पे गए, हल्फबर्दारी पे गए, तो कश्मीरी क़यादत से मिलने से इनकार कर दिया। ये उनको बगैर वीज़ा से जनरल को यहाँ बुला के लोहे की मिलें लगाने की बातें करते थे। वो पाकिस्तान आज अल्लाह ताला के फजल करम से इंडिया बैकफुट पे और पाकिस्तान फ्रंट फुट पे इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। मोदी एक पागल हुआ हुआ है, मोदी अपना स्टेप कर रहा है, हमने अपने स्टेप करने हैं। और हम समझते हैं कि आज ये इंटरनेशनलाइज हो गया है मसला। और इमरान खान की जो वलवला अंगेज एक दुनिया में क्या था जिसको दुनिया मानती है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंशाल्लाह मोदी ना सिर्फ बैक ट्रैक करेगा बल्कि ये जो कश्मीर की तहरीक है अब लॉजिकल एंड तक जाएगी। हमने कोई गलती की है, कोई कमी की है तो ये हमें बताएं। इनका अच्छा, तो दौर एक चीज बता दूं आपको, सिर्फ अपने कारोबारों की वजह से। ठीक कारोबार। सदाकत भाई आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, आपके जो भी बंदा आता है ना, आज मैं करेक्ट भी करने पे लगाऊं सारे पॉलिटिशियंस को। जो भी बंदा आता है कहता है जंदाल के पास वीजा नहीं था पाकिस्तान का, भाई जंदाल के पास वीजा पाकिस्तान का था, उसके पास मरी का वीजा नहीं था जहां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था। क्योंकि हमारे को पता ना, मरी की याद कर रहा हूं ना जी जी, आपने कहा पाकिस्तान ही आ गया बगैर वीजे के, मैं हैरान हो गया ये कैसे हुआ। लेकिन मोदी को तो आपने बगैर मोदी की तकरीर सुन लें। अच्छा सर मैं एक मिनट ठहर मोदी की वो तकरीर सुन लें। वो नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा रहा है कि मुझे बगैर वीजा के, वो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फौज को और ISI को गालियां देता है और नवाज शरीफ साहब बगैर वीजा के, बगैर किसी प्लान के उसको अपने घर बुला के पगड़ियां पहनाते हैं। सदाकत साहब एक मिनट आज इमरान खान मेरी बात तो सुन ले भाई, मोदी को बात सदाकत भाई, एक तो आप जज्बाती हो जाते हैं। एक मेरा आपसे सवाल है, वो मोदी, ये सदाकत साहब सवाल है, जो ISI को और फौज को गालियां देता है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या करने गए थे उसके पास और बैठे हुए थे उसके सामने? और बनने के बाद अगर ऐसी बात ही है, अगर ऐसी बात ही है तो फिर उसके बाद चल के जाना नहीं चाहिए था उन्हें, क्यों गए? 4 खून की उस वक्त तो वो तो अब तो प्राइम मिनिस्टर बने ना, उस वक्त की बात कर जी, सुने क्यों गए और क्यों उन्होंने जाके कहा कि हमारी एजेंसियां पहले गलत करती रही हैं, अब मैं सही कर दूंगा, प्राइम मिनिस्टर बन गया। और उन्होंने, मैं चलाता हूँ क्लिप, प्रोड्यूसर साहब निकाले क्लिप अगर वो मिल जाए, उन्होंने कहा जी हमारी एजेंसियां गलत करती रही, मैं जो वादा करूंगा पूरा करूंगा। उन्होंने क्यों कहा? भी देने दे, मैं उतनी देर इसका जवाब अभी आप सोचे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दूसरे सदाकत भाई आपको जाने नहीं दूंगा, आप फिक्र ना करें, जवाब आपसे लेना है। सवाल करके मैं भूलूंगा नहीं यार, मैं भूलूंगा नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, आप 5 साल इधर ही हैं। मियां साहब ये तो है, लड्डू आपने खिलाए, साड़ियां आपने भेजी, क्या बात हुई? नहीं है, सिर्फ एक जुमला मुझे मैं आ रहा हूं, मैं इसी प्रोग्राम में आऊंगा यार। सदाकत भाई नवाज शरीफ अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाए, अपने घर में बुला के बच्चियों की, मैं एक गुजारिश कर दूं, बच्चियों की शादी में क्यों बुलाया जी? मैं एक जो भी बच्चियों से क्यों मिलाया, वो कह रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई लगारी साहब ने जो बात की ना, परवेज़ मुशर्रफ और मनमोहन सिंह फार्मूला, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि हुर्रियत रहनुमाओं ने उसको कश्मीरी खून से गद्दारी के मुतरादफ करार दिया था कि ये फार्मूला हमें किसी तौर कबूल नहीं है। आज भी जो ट्रंप, मोदी, इमरान खान फार्मूला है, ये गद्दारी है उस कौम से, उनके खून से। मैं अर्ज़ करता हूँ, जो ये कहा जा रहा है ना, और ख़ास तौर पर उसका अमल भी हमें नज़र आ रहा है
कि ये आप देखें कि इसको आप खींच रहे हैं कि ये लंबा इशू जो है चले और ठंडा हो जाए, मगर मैं ये कहूँगा बार बार हमसे ये पूछा जाता है कि फिर हल क्या है। और भाई बात ये है कि मैं नेशनल चैनल पे ये तो नहीं बता सकता कि इसका हल क्या है, कि मैं इंडिया को बता रहा हूँ या दुनिया को बता रहा हूँ। सबको इल्म आपसे है, सीक्रेट मीटिंग कर लें आपसे। सबको इल्म है और हमारे अदारे जानते हैं, हम जानते हैं कि 72 सालों में इसका हल निकालने के लिए हमने क्या तदाबीर सोच रखी हैं। एक चीज़। अच्छा। दूसरा मैं ये अर्ज़ कर दूं कि यार बार बार ये बात होती है कि एक मैं वकील बन गया हूँ मकबूजा कश्मीर के लोगों का। ओ भाई साहब, एम्बेसडर ये कश्मीर में खड़ा होकर सफीर बन गया हूँ। सफीर, हाँ जी। मैं ये कहूँगा कि मदई से तो पूछ लें वो चाहते क्या हैं, वो आपको मानते भी हैं कि नहीं। आप जो जेहन में लेकर चीज़ जा रहे हो वो तो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मगर आप कौन है कि खुद साख्ता एक सफ़ीर बन के बेड़ा गर्क करने आप चल पड़े हैं। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहता हूँ और मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि कामरान शाहिद साहब, इसका दौरा अचानक अमेरिका करना और अमेरिकन का इसको हाफिज सईद को गिरफ्तार करना, यस, और उसके बाद छोड़ना, आपको उसके बाद छोड़ना जी। और जब मकबूजा छोड़ना, गिरफ्तार किया हाफिज सईद को, तो उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जी, जी। मैं ये अर्ज करता हूं कि अमेरिका मसूफ गए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होगी, गुफ्तगू बाद में हुई है, और उसमें वो सालस भी बन गए। और ये बताएं कि 1.5 हफ्ता बाद, ये बार बार लोग कह रहे हैं कि 1.5 हफ्ता बाद ये सारा कुछ हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये करके क्या है किया, ये मकबूजा कश्मीर दिया और ईरान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात ईरानियों को हैं, आपको लगता है कि इमरान खान ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कश्मीर के लिए ये कर लेंगे, और वो कर लेंगे। अफगानियों और अफगानिस्तान आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को पता था सारा कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि पता ही नहीं, इसको लाया ही गया। जो कहते हैं ना 20 साल की स्ट्रगल और एक 24 का उसको कर लें। मेरे भाई लगारी साहब ने ये कहा कि उसके बाद बैग आया, कोई वजीर खजाना बन गया। तो मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करूंगा कि ये जरूर बताया जाए कि 20 साल तो इसके पास पैसा नहीं था। 20 साल के बाद जो चंदा इकट्ठा हुआ, सदाकत भाई कोई रिस्पॉन्ड करे, फिर शैला साहब के पास जा रहा है। मैंने क्विकली, इसका मतलब है कि बैग आया और बैग किसी और को दे दिया गया, ये कहना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड करे सदाकत साहब, फिर ये होगा। आप पहले कश्मीर को बेच के माइंड बना के आए, इसलिए आपको लेके आएंगे। कश्मीर देखें, इनका कश्मीर का मसला ये है कि नवाज शरीफ को बाहर निकाल दें, मरियम की चोरी के केसेस माफ कर दें। ये बात दुरुस्त है, पकड़ा इसलिए गया है। बेतुकी बात है, एजेंडे पर अमल करने के लिए कौमी लीडरशिप को पकड़ा गया है। आपने अपनी बात कर ली है। मरियम नवाज शरीफ को भी मुजफ्फराबाद रोकने की वजह से पकड़ा गया है। ये इनको शायद ये पता नहीं है कि ये नेशनल टीवी पे बैठ के क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर का जो जंग लड़ रहा है और इनको नवाज शरीफ की करप्शन की फिक्र पड़ी हुई है। राइट कामरान साहब, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके आज़ाद कश्मीर में बात की कि मैं, चलो अच्छी बात है, मैं मकबूजा कश्मीर का सफीर हूं आज, और उन्होंने जिस दबंग तरीके से बात की इंटरनेशनल फोरम पे, नवाज शरीफ तो वहां से डांट खा के आ जाते थे। नवाज शैला रजा साहिबा, मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सदाकत भाई आपसे बहुत बात होगी और मियां साहब से, शैला साहिबा का मैं व्यू ले लूं। शैला साहिबा जिस वक्त बता रहे थे सदाकत अली अब्बासी साहब के हमारे प्राइम मिनिस्टर की वलवला अंगेज क़यादत है, दुनिया हमारे लीडर की बात सुनती है इमरान खान की, तो आप हंस रही थी। देखिए हम अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का। अपने ये क्या बात है, ये बड़ा अजीब लगा ये शैला साहिबा। ऐसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शैला बीबी रोना चाहिए वैसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे। चलो जी, एक नई बात, तुसी जेल जाओगे तो मैं फिर वती टेबल लेके आऊंगा। तुसी रो रहे हो वैसे, मियां साहब आप तो रो रहे हैं। शैला साहिबा विल बी हर्ड, प्लीज। एक आदमी सिलेक्टेड है तो मैं उस पे क्या बात करूं जी, रोए अपने नसीबों को आज के कि आपने लूट मार किया, आज आपको रोना पड़ा। शैला साहिबा की बात सुन ले यार। अब आप है ना आज के, अगर आज के अखबारात उठाएं तो उसमें बरतानिया ने कहा है कि ये इंडिया का अपना मामला है और दोनों मुल्क आपस में बाहिमी बात कर लें, और अमेरिका ने कहा है कि इंडिया का अपना मामला था लेकिन इससे सरहदों को मसला हो रहा है और इससे अमन व अमान होना चाहिए। आप खुश हो जाए। अगर जो लोग बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि जंग ना छिड़ जाए, और क्योंकि उनके वजीर दिफा ने कहा कि एटमिक वॉर हो सकती है तो लोग इसलिए बोल रहे हैं, वरना वो लोग जिन्हें नेक मोहम्मद जमीन के अंदर मिल जाता
जाता है उनको क्या वायलेशन नजर नहीं आ रही इतने सालों से? क्या उन्हें मालूम नहीं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी था? वो आज भी बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं अंदरूनी मामला है, बाहमी तय कर लें और अमन अमान को मसला ना हो। अरे भाई, आपने अभी तक रशिया में नहीं गए, रशिया को में किसी को नहीं भेजा कि वहां पे ताशकंद उस वक्त जो हिस्सा था वहां पे क्या हुआ था, आप उसको इन्वॉल्व करें। आप जो हैं, आप बर्तानिया में इतने सारे मुसलमान रहते हैं कि वो वहां के आप इनकी जगह होती तो क्या करती? आप भी बेबस ही होती जिस तरह ये बेबस है शैला साहिबा। ये तो पॉलिटिक्स हो रही है ना इसमें। आपने वहां जाके कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा कर दिया। और आपने एक पहली बात की थी कि भाई जरदारी साहब पर मुकदमे नवाज शरीफ ने बनाए थे तो उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाए थे और ये तो यू टर्न के माहिर हैं, ये कल बहुत बुरी तरह रोएंगे और कहेंगे मैं क्या करता। बात सुने, बात ये देखें, एस्टैब्लिशमेंट के आज से कुछ 2 हफ्ते पहले 4 महीने जरदारी साहब ने आज से कोई 10-12 महीने पहले कहा था कि नवाज शरीफ माशी दरिंदा है और अगर इसको मैं अब माफ करूं तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वो भी हम कब कह रहे हैं कि उनकी माशी पॉलिसी अच्छी थी? हम कब कह रहे हैं कि उनकी माशी पॉलिसी अच्छी थी? जरदारी साहब ने नवाज साहब कहा था माशी दरिंदा। ये बयान किसने दिलवाया था? एक मिनट, मैं जरा पता कर लूं। उनकी माशी पॉलिसी, मेरा दिल दुखा है बड़ा ये सुन के। मुझे आपने नहीं, मैं ये कहा था उन्होंने हमें उनकी खारजा पॉलिसी सुना बोची गेट में ये बात कही थी, मैं सुनने में आया। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा था, आई थिंक उल्टा हो गया ये। जरदारी साहब ने शायद नवाज शरीफ को कहा था। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि माशी दरिंदा है और अगर इसको अब मैं माफ करूं, साहब को जब आप वोट दे रहे थे उस वक्त जरदारी क्यों अच्छे थे? सेनेट के इंतखाब में जब वोट दे रहे थे जरदारी साहब क्यों अच्छे हो गए थे? और आज उनको मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे जो इल्जाम लगाए थे वो सारे वापस हो गए। ये कह रहे हैं हमने तो किसी के कहने पे इल्जाम लगाए थे, वो जो पेट फाड़ना था, वो जो सारे महल की बात थी, वो जो $60 मिलियन था। हुकूमत को इतनी चीखें नहीं लगनी चाहिए, बात नहीं है। हुकूमत को इतनी चीखें नहीं लगनी चाहिए। आज आप कश्मीर के मसले में बाहर निकल रहे हैं घर से। देखिए जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, प्रोड्यूसर साहब जरा एक मिनट सुनने दे जरा। बात सिंपल सी ये है, अब मैं पॉलिटिशियंस को ये बताने लगा हूं, खास तौर पे ये मुबैना तौर पर जो 2 करप्ट पार्टीज हैं बकौल गवर्नमेंट के, यानी कि एक तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब और एक शहरा रज़ा साहिबा। इनको मैं बता दूं कि इनके मजीद बुरे दिन आने लगे। ये भी आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें। पूछे कैसे? वो ऐसे कि अभी तो नैब काम कर रही थी पॉलिटिशियंस पे भी और बिजनेसमैनों पे भी और ब्यूरोक्रेट्स पे भी। अब जो है नैब सिर्फ फोकस हो गई है जो नए लेजिस्लेशन आ रही है उसके बाद बिजनेस पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब वो जो 8 बंदे आपके पीछे नैब के लगे हुए थे वो 16 हो जाएंगे, इस तरह कि वो बिजनेसमैन वाले भी आपकी तरफ आ जाएंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स वाले भी आपकी तरफ आ जाएंगे। आपका ठिकाना जेल है और वहाँ मुझे बताइए मैंने क्या पहुँचाना है, क्योंकि आप शेखुपुरा रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मुझे अभी बुकिंग करा दें, मैं लिख लेता हूँ क्या खाने में क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या करेंगे। कामरान साहब 1 मिनट मुझे दे दें। जी। मैं ये कहता हूँ कामरान साहब, मेरे उल्टे लटकाने से भी नैब गिरफ्तार कर ले, मुझे जेल ले जाएं, अगर इससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए, बेरोजगारी में कमी आ जाए, मैं तो ये तो मेरी बात सुने ना, जो है फिर वापस मिल जाए, और अगर मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ ये बताएं हालात बेहतर हो जाए तो मुझे जेल दे दें। मैं आपसे कह रहा हूं अभी मुझे जेल दे दें, गिरफ्तारी पेश करती हूं। तो शहरा साहिबा आपको जेल, इनकी मेहनत के बगैर गिरफ्तारी दे देते हैं। शहरा साहिबा आपको जेल में क्या पहुंचाऊं? कोई सोन हलवा, कोई खीर, कोई हलवा पूरी, कोई निहारी, कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि मैं गिरफ्तारी पेश करती हूँ, मेरी जायज। सदाकत भाई आपकी बारी आएगी तो आपको भी जेल में दोनों ले जी ब्रेक। आज गिरफ्तारी दामन वक्त में गुंजाइश से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक दीजिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.